बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलती रही और उसके बाद उसका अलामिया आ गया। मैं अलामिया में से कुछ चीज़ें पढ़ के आपके सामने रखूंगा और उसके बाद हमारा शो डेफिनेटली इसी चीज़ पर होगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, 2 नए केसेस वहां पर इनिशिएट हुए हैं, वो केसेस क्या हैं उस पर भी हम आज के शो में बात करेंगे। तो फॉर्मेशन कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है उसके मुताबिक शोहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना जुटलाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हिरासत में तशद्दुद, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है ताकि मामूली सियासी मफादात हासिल किए जा सकें। इससे आगे वक्त आ गया 9 मई के मुसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। ये जो आखिरी फिक्रा मैंने आपके सामने रखा है, इस फिक्रे में सब कुछ है कि अब शायद पीटीआई के चेयरमैन और इनके 14 साथियों की गिरफ्तारी और फिर इनके मुकदमात स्पेशल कोर्ट्स में चलाने का वक्त आ गया है। और मेरी इतलात के मुताबिक ये काम 3, 4, 5 दिनों के अंदर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर फौरी नोयत के फैसले हो गए। तो अब अगर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जाता है और इनके बाकी 14 साथियों को भी गिरफ्तार करके स्पेशल कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाता है और वहां पे प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, तो पाकिस्तान का सियासी पस मंजर क्या होगा और इसके साथ साथ पीटीआई की पार्टी के अंदर क्या क्या होगा। और जाहिर है आज शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हो गई और इस मुलाकात के बाद अब शाह महमूद कुरैशी साहब यकीनन पीटीआई के चेयरमैन होंगे, मौजूदा चेयरमैन के बाद। तो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत पराजा साहब, शोएब शाहीन साहब, अमर इलियास राना साहब और ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिनाज साहब। ये चारों जानी पहचानी शख्सियत, अलादा इनके तारफ करवाने की मेरा नहीं ख्याल के कोई जरूरत हो सकती। शौकत पराजा साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब तो बड़ी क्लैरिटी आ गई है, अब मेरा ख्याल है कि वो लोग जो मास्टरमाइंड्स थे, जो मसूबा साज थे, बात वहां तक पहुंच गई। देखें, क्लैरिटी तो पहले दिन से है क्योंकि आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये आपने कोट भी कर दिए। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी 9 मई के फौरन बाद और उसमें 4 अल्फाज आए थे जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद साहब ने पेशावर में भी बयान किए थे। प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स, अबैटर्स एंड एग्जीक्यूटर्स। तो अब और प्रिसाइज कर लिया गया क्योंकि जो एग्जीक्यूटर थे मोर और लेस वो जितने हजार भी हैं, बहुत सारे लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो गई और उनमें से बहुत सारे एतराफी बयानात हो और बहुत सारे गिरफ्तार हो चुके। जहां तक बात रह गई थी प्लानर्स एंड बैटर्स की, तो जो मियां जावेद लतीफ वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, उन्होंने अभी 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा जी सरगुना क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। तो वो जो एक डायरेक्शन बन रही है वो इस आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद डायरेक्शन नजर आ रही है हमें और वादे तौर पर नजर आ रही है क्योंकि ये जितने आपने सेंटेंस पढ़े या जितने उसमें हैं, मेरे लिए ये कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, किसी समत का तयन कर रहे हैं। और आज के इन सेंटेंसेस जो आपने पढ़ दिए उनके बाद तो समत जो है या नतायज आज की मीटिंग के वो बड़े वादे नजर आ रहे हैं। और अच्छा, मैंने कुछ लोगों से जब डिस्कस करना शुरू किया ना कि 1 महीना हो गया और किसी जगह कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही, तो वो जो जवाब था वो बड़ा दिलचस्प था। वो जवाब ये था कि हम सब का ख्याल ये था कि अब 9 मई का वाकया जब हुआ है तो उसके बाद पीटीआई के लोग यकीनन शर्मिंदा होंगे और अपनी शर्मिंदगी का इजहार करेंगे और इजहार करके वो मेन धारे में सियासी मामलात को चलाना चलाएंगे। लेकिन उसके बजाय उन्होंने एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया तो पता ही चला कि वो बाज आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं। बहुत सारे लोग तो बाज आ गए ना, जो पार्टियां टूट रही हैं, जो इनके लोग निकल रहे हैं। मसलन उसमें कराची से शुरू करें, इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब यहाँ जेलम में आ जाएं, फवाद चौधरी साहब आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, डॉक्टर शीरी मदारी साहब फॉर एग्जांपल, जो प्रोपोगेंडा है बेसिकली वो बड़ा डेंजरस है क्योंकि वेस्ट में, मगरब में ये इंसानी हकूक का मामला, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला ये बड़ा बिकता है।
ये बहुत ज्यादा बिकता है और इसी को बेचा गया कि जी आके उठा लेते हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद ये हमें बोलने की आजादी नहीं है। उसके बाद जो हमने किया जी वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा आकर चेयरमैन पीटीआई साहब ने कि जी मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ऐसा ही रद्द अमल आएगा, ओनरशिप तो उसी दिन ले। बाद में ख्याल आया कि ये शायद कोई गलत बात कर दी है, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने मुजम्मत कर दी, उसके बाद मुजम्मत आई और वो भी इस अंदाज से कि कौन होगा इस मुल्क में जो मुजम्मत करेगा। देखें बात यह है 1 साल का चरसा प्रोसेस था जिसमें पता नहीं क्या क्या कहा गया और लोगों के इमोशंस को इन्फ्लेम किया गया। उसका अल्टीमेट नतीजा हमें 9 मई को हुआ जो कि होना ही था। अब उसका जो नतीजा हुआ पाकिस्तान में मैं नहीं सोच सकता था, ऑनेस्टली मैं कभी नहीं सोच सकता था कि इस तरह से पाकिस्तान में पहले भी सियासी जो एक एतराज आता है कि जी एक पार्टी को सप्रेस किया जा रहा है या एक पार्टी के खिलाफ सारा एक्शन हो रहा है या पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को चलने नहीं है, इससे ज्यादा लोगों के ऊपर जुल्म हुए। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूं, यहां फांसी भी हुई और इसी अदालत ने 10 साल हो गए उसका रेफरेंस भेजा हुआ है। एक सदर पाकिस्तान ने उसको टेकअप नहीं किया गया। यहां तो हर दूसरे दिन 2 दिन के बाद तो जमानत होती रही है। बल्कि कल 2 दरख्वास्तें आई और 2 अननोन लोग हैं और उनका ना सिर्फ आज बेंच बन गया, उसकी पहली समाअत भी होगी और उसमें उस बेंच में वही 3 लोग हैं जिनके बारे में एतराज किया जा रहा है। शुएब साहब के पास मुझे जाने दें। शुएब साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब कोई स्पेस बची है वैसे चेयरमैन पीटीआई के लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि माजी में भी ये चीज़ें रही हैं और अब एक इम्तिहान का टाइम है ज़ाहिर खान साहब के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी पीटीआई के। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब की या पीटीआई की लड़ाई पिछले 1 साल से मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है और इस लड़ाई में कौन लोग बेनिफिशरीज हैं जो मौजूदा पीडीएम की जमातें बैठी हुई हैं जो कि कल वो इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया करती थी लीडरशिप मिलिट्री के खिलाफ या कोई भी चीजें को लड़ने की क्या जरूरत है जब पार्टी ही एस्टैब्लिशमेंट की है? नहीं, मैं उसका पार्टी आपकी वही है, मैं तो फिर आप आगे आ रहा हूं ना। देखिए, मैं उससे आगे आ रहा हूं। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट ए पार्टी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम ये कहते हैं और हमेशा से ये मुतालबा हमारी बार एसोसिएशन का, बार काउंसिल का रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और पिछले साल उन्हें कह दिया हम पॉलिटिकल हो गए। ये अलग बात है कि वो पॉलिटिकल एक्चुअली नहीं हुए थे। बाजवा साहब की बहुत सारी बातें बाद में भी साबित हुई कि वो नहीं हुए थे। लेकिन हम क्वेश्चन सिर्फ सिंपल ये होता है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक बंदे को गिरफ्तार किया जाता है कि इंडिविजुअल एक्ट है, कुछ लोगों ने गलत किया, कुछ लोग प्रोटेस्ट करने की नीयत से जाते हैं, कुछ लोग वहां हरकत करते हैं। जिसने क्या गलत किया सबने उसकी मजम्मत की और कोई उसको मजम्मत ये नहीं है पाकिस्तानी जो मजम्मत उसकी नहीं करेगा। लेकिन हम उससे आगे आते हैं तो जो उसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानून और कायदे के मुताबिक प्रोसीड होना चाहिए और हमारा सिविलियन लॉ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा इतना मजबूत है कि वो प्रोसीड करे। हम ये कहते हैं 8,300 लोग पकड़े हुए इस वक्त और वो सब आम लोग हैं। उसमें कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, कोई स्टूडेंट है, कोई छोटा सरकारी मुलाजिम है, कोई टीचर है, कोई राह चलता हुआ शख्स है और ये वो लोग हैं जिनका कोई वाली वारस नहीं। उन सबके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और वो आप देखिएगा सजा हो जाएगी। लेकिन जो मास्टरमाइंड्स हैं, जो इन लोगों को वहां, जिन लोगों ने इन लोगों को वहां पहुंचाया, अगर आप क्या समझते हैं कि वो ड्राइंग रूम में बैठे रहे, उनके ऊपर पानी डालना चाहिए? देखें, 2 किस्म की कैटेगरीज है ना। एक वो है जो एक प्रोटेस्ट में शामिल हुआ है, उसको कितना कसूर है कितना कसूर नहीं है उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए। नहीं, तस्वीरें आ रही हैं। नहीं, क्या ये 8,000 के 8,000 बंदे? नहीं, इतराफी बयान तो आप पुलिस की कस्टडी में जो चाहो करा लो। नहीं सर, देखें ना, देखें बात सिंपल है। एक आदमी ने गुलदस्ता उठाया हुआ है, जिस बंदे का दुकान तोड़ रहा है और तोड़ के नारे लगा रहा है, साथ उसकी तस्वीर है, तस्वीर के साथ तो सब देखें, जिस बंदे की तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है उसका तो कानून के मुताबिक प्रोसीड होगा। एक शख्स प्रोटेस्ट में शामिल है, एक बंदा वहां से, बल्कि एक खातून को, ऐसी खातून को भी उठा लिया गया जो वहां उस दिन शॉपिंग मॉल में गई हुई थी और उसका जियो फेंसिंग में आया कि वो उस एरिया में शॉपिंग मॉल में वो मौजूद थी। वो ना किसी फुटेज में है ना किसी जगह पे। आज मेरे एक वकील साहब दोस्त आए हुए थे, उनके कोई रिश्तेदार खातून थे, उसको भी उठा लिया। देखें, एविडेंस जिसके खिलाफ है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ही शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट। अब खान साहब के खिलाफ प्रोसीड करना, एक बंदा जेल में पड़ा हुआ है, उसको क्या नॉलेज है कि पीछे क्या हो रहा है? उसने सुप्रीम कोर्ट में भी आकर बयान दिया, उसने कहा जी मैं तो इसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन मैंने हमेशा मैंने रूल ऑफ लॉ की बात की। अगर ये साबित हो जाए कि खान साहब वाकई इन्वॉल्व थे जेल में होने के बावजूद, तो फिर देखिए वो नहीं है ना, कोई एविडेंस है तो लाएं। एविडेंस ऐसी कोई भी नहीं है। ये तो फिर वैसी एविडेंस है, इसका मतलब है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी मिली थी, ऑडियोज हैं, अगर ऐसी
ऑडियोज हैं, मैसेजेस हैं, फिर उनके जो लोग जो ऑपरेट कर रहे थे उनके एतराफी बयानात हैं, फिर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। सबसे पहले वो लोग बोले थे, सबसे पहले, आज भी उनके साथ। मतलब क्या बोले थे? उन्होंने बताया था कि ये डिजाइन हमने कैसे किया था। नहीं, मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई एविडेंस नहीं है ऐसी कि खान साहब ने कहा जाकर के जलाओ घिराओ करो, खान साहब ने कहा जाकर के बंदे मार दो। बात यह है कि उसने, एक बंदे ने कहा है मैं रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता हूं, पहले से तैयार था ना, रूल ऑफ लॉ पे मैं बिलीव करता हूं। जो एहतजाज करने का तरीका है, मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में किसी भी जगह पे आप क्या एहतजाज करने का हक नहीं रखते? आप सुप्रीम कोर्ट के सामने, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, को जलाने का, वो गलत है। के ऊपर हमला करने का आपको किसी को अख्तियार नहीं, हम तो पहले मजम्मत करते हैं। मुझे बताएं उस दिन 9 मई को क्या हुआ? एक मिनट 9 मई को क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले रियासती दहशतगर्दी हुई और खान को वहां से गिरफ्तार जिस तरह किया जाता है, वहां शीशे तोड़े गए, वहां से उसको उठाया गया, वकीलों के डंडे मारे गए, सर फाड़े गए, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वहां से इस काम का आगाज हुआ। वो किसने किया? रेंजर्स ने किया। क्या उसके अलावा आज तक गिरफ्तारी नहीं है? जुल्फकार अली भुट्टो जैसा बंदा गिरफ्तार हुआ है, मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ गिरफ्तार हुआ है, आसिफ अली जरदारी 10 साल जेल में रहे, और ये जो पिछली गवर्नमेंट थी पीटीआई की, और उसमें आप देख लें कौन कौन सा शख्स है जो गिरफ्तार नहीं हुआ। जब किसी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता था तो आप हीरोइन डाल के पकड़ लेते। देखें, गिरफ्तारी गलत थी, सही थी। सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस था, हाई कोर्ट में सब जुडिस था, जिस केस में वो जमानत कराने गए हुए थे, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिस अंदाज से गिरफ्तारी हुई, हमें उस पर एतराज है। अगर आप वो कोर्ट से बाहर निकलते हो, आप गिरफ्तार कर लो। आप मोटरवे में थे, आप गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तारी जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक निजाम इंसाफ के एक बिल्डिंग के ऊपर आप हमला कर रहे हो, वो भी रियासती इदारों के जरिए, दैट वाज इलीगल। लेकिन जो रात को हुआ वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। हम उसकी भी मजम्मत। साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन मैं पहले तो माजरत चाहता हूं कि बड़ी देर से आपकी तरफ आ रहा हूं, और लेकिन उससे पहले मैंने ब्रेक लेनी है। और लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइएगा कि अभी भी एतराज किया जा रहा है कि शायद ड्यू प्रोसेस नहीं किया जा रहा, तो क्या वाकई प्रोसेस के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है और आने वाले दिनों में भी होगा? एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब, फरमाइएगा कि वाकई कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हो रहा है, या अभी भी स्पेस दी जा रही है, या फिर स्पेस ली जा रही? मुझे शोएब शाहीन साहब ने बड़ा महमेज किया, उन्होंने अपने कानूनी दलाइल से, कि एक रियासती इदारे के लोगों ने हाई कोर्ट के बाहर से इमरान खान को पकड़ लिया और चंद लोगों का इनफरादी काम था जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे चले गए। यही लब्बे लबाब है। ये चंद लोग इकट्ठे एकदम मियाँ वाली बेस पे, ISI के फैसलाबाद दफ्तर में, लाहौर के कोर कमांडर हाउस पे, GHQ पे पहुंचते हैं, और हर जगह पे इनका निशाना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है। ये लिबर्टी चौक में नहीं रुकते, ये फैसलाबाद के घंटा घर में इकट्ठे नहीं होते, ये मियाँ वाली के किसी बाजार में इकट्ठे नहीं होते, ये बोरियों में भर के वो सारी चीजें लाते हैं कि PF बेस की दीवारें, मतलब इतने ज्यादा लोग इतनी जल्दी इकट्ठे हो गए कि दीवारें गिरा रहे हैं, सब सामने। अब एविडेंस के लिए मैं आपको कहूंगा कि जिस सिर्फ IG पंजाब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, सिर्फ उसको सुने दोबारा, उसके ऊपर बिल्कुल तनकीद होती है, लेकिन जब रियासत को बचाना होता है तो पुलिस अफसर को भी खुल के बात करनी होती है। फॉरेंसिक एविडेंस आ चुके हैं, और अगर कोई समझ नहीं आ रही तो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो आपने पढ़ के भी सुनाई कि अब कोई रास्ता नहीं है, और बड़े बड़े साबिक वजीर आजम के लिए दलाइल देने वाले इंग्लिश और उर्दू के साफी तौबा ताइब हो रहे हैं मुसलसल इस प्रेस रिलीज के बाद के अलविदा और गुड बाय। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पूरा जोर लगाया, बहुत सारों ने, कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ना आए। ये वो सारे लोग हैं जो ये पूरा जोर लगा रहे थे कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब के साथ मिलके कि आर्मी चीफ वो ना बने, वो बन गए। वो जो कहानियां चल रही हैं कि जी जब DGI की तकर्री थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ काबीना में अरकान ने पहली दफा खुल के इमरान खान साहब से कहा कि हुजूर इस पंगे में ना पड़े, लेकिन चूंकि मुर्शद का हुक्म था और उनकी रेड लाइन भी मुर्शद है, बाकियों की रेड लाइन इमरान खान थे, और हम सब, मतलब बाकी जो पाकिस्तान है उनकी रेड लाइन तो पाकिस्तान है, और फिर फौज आती है, और ये सारे के सारे फौजी इंस्टॉलेशन पे जाते हैं। और आज तक वो मजम्मत जो होनी चाहिए थी पहले दिन, बल्कि अगले दिन उन्होंने धमकी लगाई कि अगर दोबारा पकड़ा तो यही कुछ होगा। मेरा ख्याल है पकड़ा तो जाएगा,
अगले 24-36 घंटों में बहुत कुछ सामने आएगा, क्योंकि ये प्रेस रिलीजें मजाक में नहीं हो रही। प्राचा साहब ने जो कहा ना 9 मई को बताया था, अब पॉलिसी मेकिंग करने वाले और प्लानिंग करने वाले वो सारे के सारे, चूंकि आप और हम सब टीवी पे देख चुके हैं कि लोगों ने बयान दिए कि हम जमान पार्क में थे, हमें इंस्ट्रक्शन मिली। वो बिल्कुल ठीक बात है कि जी जो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो अब वो पुलिस के प्रेशर में दिया बयान या वो मिलिट्री कोर्ट में जब ट्रायल होंगे, क्योंकि शोएब शाहीन साहब को बिल्कुल पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको रास्ता मिलता है जाके अपीलें करें। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आप है और तहस नहस करने चल पड़े मुल्क। आपने कहा 14 अफराद पकड़े, बिल्कुल ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने पाकिस्तान से हट के सिर्फ अपने आप को साथ पे जाना, वो बिल्कुल कहते हैं बार बार साहब के नवाज शरीफ 14 लोग हैं, ये बेसिकली वो हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से कुछ लोगों की जमानत हो गई है, कुछ अभी तक हिरासत में है। लेकिन अब इन 14 लोगों के बारे में फैसला हुआ है कि इनका जो केस है वो आर्मी एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट्स में किया जाएगा। और उनमें जो लोग हैं उसमें यास्मीन राशिद साहिबा शामिल है, उसके अंदर उसमें इजाज चौधरी साहब शामिल है, उसमें मियां महमूद रशीद साहब शामिल है, उसके अंदर अली अमीन गंडापुर उसके अंदर शामिल है, मुराद सईद साहब उसके अंदर शामिल हैं, अली नवाज अवान साहब हैं, कमल शोजब साहिबा हैं, फिर आलिया हमजा साहिबा हैं और इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई। तो ये 14 लोग हैं जिनका केस अब किसी वक्त भी स्टार्ट हो जाएगा। और मेरा ख्याल यह है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी वक्त भी चेयरमैन पीटीआई को अब इस प्रोग्राम के बाद से लेकर अगले 2 दिनों के दरमियान किसी वक्त भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनाब चौधरी साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान से ऊपर जाके सियासत कर रहे हैं, मैं बात कर रहा था नवाज शरीफ साहब की, उनको इमरान खान साहब की जो फरमाइश है वो आपके कॉलम में मैंने पढ़ी कि बाजवा साहब ने क्या कहा था कि जी इसको नाअहल भी करें, इसे अरेस्ट भी करें, मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता। वो फरमाइशी प्रोग्राम जिसके ऊपर से वो तौबा ताइब हुए और जो भी कुछ करते रहे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के हवाले से वाज़ेह है कि सदर मुमलिकत को उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन लेना है या जो भी बात करनी है तो आप पॉलिटिकल क़यादत से जाके वज़ीर आज़म से बात कर लें। आसिफ अली जरदारी ने आज से कुछ अर्सा पहले ताज़ा तरीन ऑफर की थी असम्बली में खड़े होके कि इमरान साहब आ जाए, आपको बात शहबाज शरीफ से करनी होगी और हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, इनसे मैंने नहीं करनी, मैंने तो गेट नंबर 4 पे। वो जिनको कहते थे ये पॉलिश करते हैं, ये डिग्गी में घुस के जाते हैं, आज इन्होंने अपने उन साथियों के फोन नंबर जब से बंद कराए थे वो सब नंबर उनके लिए बंद ही है। इसलिए बंद है कि वो लोग मिन्नत कर रहे थे कि खुदा का वास्ता है आप अपनी सियासत कीजिए, फौज को इन्वॉल्व न करें। ये मैं जनरल आसिम मुनीर के बाद की बात कर रहा हूं, लेकिन ये बाज नहीं आए। इनका ख्याल ये था कि जो हमने डॉलर की गेट डाली है बाहर, हम आज वो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जवाब भी दे दिया है बाय द वे वो 66 लोगों को कि जी हम देख रहे हैं, और मतलब पाकिस्तान के हवाले से यह है कि कोई ऐसी तशवीशनाक बात नहीं की। वो कहते हैं हमारा एक प्रोसेस है और हम देख रहे हैं और हम देखते रहेंगे। वो ठीक है, क्योंकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी उनके कानून में थी या नहीं थी, वो पाकिस्तानी शहरी वहां पे है, जिसका जवाब हमें टका सा मिलता है। यहां पे भी मिलेगा कि जिसने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन के लिए लोगों को अंगेख्त किया, लोगों को तैयार किया, अब वो कटहरे में आएंगे। मेरा ख्याल है वन टाइम एक दफा क्लियर हो जाना चाहिए कि सियासत और चीज है और रियासत और चीज है। जब आप लाडले बच्चे थे, रियासत आपको सपोर्ट कर रही थी और बाकी सियासतदान दबाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ही कहा कि खुदा का वास्ता है अब आप पीछे हट जाएं, अपना काम कीजिए, हमें अपना करने दे, ये नहीं बाज आए। और इन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की और धमकी लगाई कि फिर ये होगा। तो वो अब टेलीफोन फोरेंसिक सब कुछ, वो चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हो कि एविडेंस है नहीं है, वो किसने रिकॉर्ड किया। जियो फेंसिंग हमेशा हर दहशतगर्दी के मुकदमे में की जाती है कि टेलीफोन पे कौन था, वहां पे वो बिल्कुल हर खंबे के साथ वो सेटेलाइट का लगा हुआ होता है और पता चल जाता है कितनी कॉल है। ये तो आपके पास आजकल वो मशीनरी मौजूद है जो दुनिया में भी है कि 1 मिनट में आप कई हजार लाख कॉल ट्रेस कर सकते हैं कि वहां पे कितनी बात हुई, किस जगह पे हुई। वो सारे टावर की मैपिंग हो चुकी है। और वो जो कहते हैं ना, पास मोबाइल फोन हो ना और उसकी जो पुरानी मेमोरी है उसको रिवाइव करके उसमें से चीजें भी निकाली जा सकती है। अब तो खैर बहुत दुनिया आगे चलेगी, अब किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। शौकत राज साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा सर, ये एक आज का जो एलामिया है उसके अंदर ये चीज भी शामिल है कि जानबूझ के ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फिर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मिसालें कायम की जा रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हिरासत में तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये जानबूझ के किया जा रहा है। इसका फ़ायदा सिर्फ मामूली सियासी मफादात हासिल करना है। अब सवाल ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि 66 सेनेटर और कांग्रेसमैन थे जिनसे इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों ने रब्ता किया
और उन्होंने एक खत भी लिख दिया जिसका ज़ाहिर जवाब भी आ गया। तो अब उसी अमेरिका के अंदर जिसके अंदर कांग्रेसमैन से रब्ता किया जा रहा है, उसमें कैपिटल हिल का आया था, आपको पता है, और उसके ऊपर अटैक हुआ था। और जब कैपिटल हिल पे अटैक हुआ तो उन सब लोगों को बाकायदा घरों से गिरफ्तार करके सजा दे के पैक करके उनको जेलों में फेंका हुआ है। तो जब अमेरिका के अंदर ये मिसाल बन चुकी है तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर इस तरह हमला होता है तो क्या लोगों को छोड़ दिया जाए? अच्छा नहीं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा कंसर्न भी इसी से है। स्टेट डिपार्टमेंट ने रात को भी रिस्पॉन्ड किया कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चलना चाहिए। ठीक। और ये जो आर्मी एक्ट है, बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं, शोएब शाहीन साहब भी एतराज़ करते हैं, वकील हैं, बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जब एक्ट का नाम आ जाए तो ये आर्डिनेंस नहीं होता, ये कोई लॉ है, कानून हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगेन कानून है, ठीक है। तो जो स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चीजें चलना चाहिए, तो वो इन कवानीन ये भी कानून है। लेकिन फर्क बड़ा है, क्योंकि कांग्रेसमैन 66, एक कांग्रेसमैन इधर आ जाए ना तो हमारी आधी सिक्योरिटी जो है पूरे शहर की उस पे लग जाती है। तो एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 35 नहीं, 50 नहीं, 66 कांग्रेसमैन बाकायदा लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। और प्लस चेयरमैन पीटीआई या उनकी पार्टी की वहां लॉबीइस्ट भी हैं। और जब आप वहां की लॉबीइस्ट को हायर करते हैं फिर मैसेज स्प्रेड होता है। तो डोंट थिंक के इवन हमारे यहाँ भी एक एमएनए खड़ा होके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करे तो खबर बन जाती है, तो वहां भी एक कंसर्न हो जाता है। एक चीज। दूसरी, सिर्फ यूएस कांग्रेसमैन नहीं बोले, मसलन ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जब आप जापान में थे वो गए थे रात को, कोई बहुत लेट मिले चेयरमैन पीटीआई से, उन्होंने फिर ट्वीट भी किया। उसके बाद जर्मन एम्बेसडर का एक ट्वीट आया, उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया, फिर दोबारा ट्वीट किया। यूरोप के साथ पर्टिकुलरली आपने जीएसपी प्लस लेना है, अभी पिछला खत्म हो चुका है, और 1 साल का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पाकिस्तान को जो प्रॉफिट होता है $6 बिलियन का होता है। मैं इसलिए जो पहले आपसे गुजारिश कर रहा था कि ह्यूमन राइट्स के मामलात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामलात यूरोप में, मसलन खदीजा शाह के बारे में उन्होंने कहा हमने कॉन्सुलर एक्सेस मांगी है। कॉन्सुलर एक्सेस में जब अमेरिकन सिटीजन है ना, नहीं, जब कॉन्सुलर जाएंगे उनसे मिलने के लिए, डिप्लोमेट्स जाएंगे तो खदीजा शाह तारीफ तो नहीं करेंगी ना पाकिस्तान की या पाकिस्तान, क्योंकि वो एक ऑर्डील में है, यू लाइक इट और नॉट, यू नो, वो एक खास स्टेट ऑफ माइंड में बैठी हैं और वो क्या बातें करेंगी और वो इसी तरह घिनेंगी। लिहाजा मैं थोड़ा सा ये जरूर अपील करना चाहता हूं कि ये नहीं है कि वी कैन जस्ट ब्रश अवे दी कंसर्न फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इवन अ सिंगल कांग्रेसमैन और वुमन मैटर्स। तो हमें इस चीज को जरूर कैटर करना है, हमें इन कंसर्न का कूल हेडेडली, जो आपने सही बात की कि अपने मुल्क में तो वो कर रहे हैं ना सजा। वजीर आजम पाकिस्तान ने, मियां शहबाज शरीफ ने एग्जैक्टली ये बात की थी, और जो मास्टरमाइंड था 18 साल उसको हुई है कैद, और उसमें 70-80 लंदन राइट्स भी देखे, सब लोग गिरफ्तार करके सजा दी गई। इवन कांग्रेस वाले कैपिटल हिल अटैक पे 70-80 वेटरन्स को भी वो मिली है सजा। तो आज जो प्रेस रिलीज आया है उसमें जब प्लानर और बैटर की बात हुई है, जब लिस्ट आएगी, जो 14 बंदों की लिस्ट आपके पास है, मेरे पास कुछ ज्यादा बंदों की लिस्ट है, लेकिन वो हमें जरूर देखना है कि इसमें बैटर की कैटेगरी में और प्लानर की कैटेगरी में कौन। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ है। ब्रिगेडियर साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इंटरनेशनल एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, हम उसमें से कैसे निकल सकेंगे? आपके पास एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाला जा रहा है, और एक खबर यह भी गर्दिश कर रही है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को या तो डिफॉल्ट करार दे दिया जाए या फिर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। तो अब पाबंदी, डिफॉल्ट, इस सारी सूरत हाल के अंदर, और फिर ये जो नए केसेस बन रहे हैं, और जब इसकी प्रोसीडिंग शुरू होगी तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जब हम भी ग्रो कर रहे थे तो हम ये नाजुक मोड़ से और मुश्किल दौर का लफ्ज़ हमेशा हमारी जिंदगी में कॉमन ही रहे, लेकिन इस वक्त एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट हम इकोनॉमिकली भी बहुत वीक हो चुके हैं, पोलिटिकली इनस्टेबल है हमारा कंट्री, और इसके अलावा डिप्लोमेटिक और दूसरे जो पोलिटिकल प्रेशर्स हैं दुनिया के वो बढ़ते चले जा रहे हैं। नब आपका सवाल कि हम किस तरह से हम इस पोलिटिकल प्रेशर को, डिप्लोमेटिक प्रेशर को वेट कर सकते हैं, तो उसकी दो सूरतें हो सकती है। सबसे पहले जैसे IMF ने कहा कि आप पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें तब हम आपको ट्रांशे जारी करेंगे। अभी IMF के मैंडेट में नहीं था आता, लेकिन आप वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है आपकी सोवरेनिटी को, बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है और आपकी इकोनॉमी उनके रहमो करम के ऊपर है। तो कैसे वो हो सकती है? वन, कि आप अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए और आप इस तरह के तमाम वो चीजें करें जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के लिए जरूरी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इस तरह की चीजें भी आ रही हैं कि जिसमें आप इंटरनेशनल एक नैरेटिव जो बिल्डअप हो रहा है, जिसकी मदद की जा रही है हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से और ऐसे मुल्क जिनका इंटरेस्ट हमसे क्रॉस करता है, तो वो उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक ऐसा नारा है कि जिसको तमाम वेस्टर्न मुल्क जो है, ये दुनिया जो है उसको बाय करती है, और उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता सैंक्शन लग सकती हैं, और अगर सैंक्शन ना लगे बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान स्टेचर अल्हम्दुलिल्लाह, तो तब आपके जितनी कॉपरेशन वाले मुआहदे हैं वो गो स्लो में जा सकते हैं। तो अब उसका हल क्या है? हल कैसा है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, वन। सेकेंडली, जो आज जो ISPR की प्रेस रिलीज आई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मैं सीधा सवाल करता हूं आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि PTI पूरी कोशिश कर रही है कि हमें केसेस से बचाया जाए, और अगर हम केसेस से नहीं बचते तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाए? देखिए, कॉम्प्लेक्स एंड इंडिपेंडेंट वर्ल्ड तो है आज की रियलिस्ट वर्ल्ड के अंदर। आप इंटरनेशनल दुनिया के साथ आप कहें कि आइसोलेट हो कि आप डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ऐसे फैसले कर सकते हैं कि जिसमें ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो डायस्पोरा को इस्तेमाल करते हुए, एक पॉलिटिकल पार्टी जो PTI ऑफ कोर्स है, वो डायस्पोरा को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि मेरे फाजिल दोस्त भी कह रहे थे कि वहां पे अमेरिकन सेनेटर्स को सेनेट के अंदर एक ऐसी लॉबी क्रिएट करके पाकिस्तान पे डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल लेवल का प्रेशर जनरेट कर रहे हैं कि वो इस तरह की चीज ना करें। अब वो इस तरह की चीज ना करने से आप देखें पिछले दिनों के माजी के अंदर आप देखें तो आपकी सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला होता रहा है, आपकी TV स्टेशन के ऊपर हमला हुआ है, अभी रेडियो स्टेशन पे हुआ, और मिलिट्री तनसीबात तो अभी खातरखा आपको पता ही है जो 9 मई के अंदर हुआ था। अगर इनको पहले फेयर ट्रायल मिल चुका होता तो ये कभी ना होता। ये पॉलिटिकल लिबर्टी जो है, जो अनफॉर्चुनेटली इसको गलत रंग में लिया गया, ये पहले अगर उस पर कोई फैसला हो चुका होता तो ऐसा बिल्कुल ना होता। तो अब जो आज प्रेस रिलीज के अंदर भी इस बात का अदा किया गया है कि हम इसको अच्छी तरह समझते हैं कि कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर, चाहे वो उसके गाप के अंदर वो हेड्स बिहाइंड कर रहे हो आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर, तो आपके पास इतने खातिर सबूत मौजूद हैं कि आप उनको भी आंसरेबल हो सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने केसेस खत्म कराने के लिए कुछ इस तरह की इंटरनेशनल लॉबिंग हो रही है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे तो किसी सूरत नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल माइलेज शायद उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल सकती है। बिल्कुल सही। शुएब साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये फरमाइए सर, ये शाह महमूद कुरैशी साहब अब ज़ाहिर है चीफ बन रहे हैं, चेयरमैन बन रहे हैं इस पार्टी के, तो अब ये पार्टी, इसका ताल्लुक ज़ाहिर है 2018 में जाएं, पीछे जाएं तो ऐसा लगता है पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने इसको क्रिएट किया था और सारे लोगों को ला के इनके हवाले किया था, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी साहब। तो अब खान साहब ने जो कुछ किया वो आपके सामने है, और अल्टीमेटली ये इनके खिलाफ तो केस चल रहा है। अब ये और इनके साथी जो है वो सब अंदर हो गए, और उसके बाद पार्टी जो है उसकी चेयरमैनशिप दोबारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास चलेगी। तो इस सारी गेम में खान साहब को फायदा क्या हुआ सर? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं, वोट तो खान साहब का है इस वक्त, जिसका वो साथ तो वोट आएगा ना सर। इलेक्शन तो बहरहाल होने हैं ना, आज हो उम्मीदवार होंगे तो वोट मिलेंगे ना। देखिए, उम्मीदवार तो उनके हर हल्के में 7-7 उम्मीदवार हैं कम से कम। उम्मीदवार खड़े रहेंगे तो वोट खड़े रहते हैं या नहीं रहते, कितना जबर आता है, कितना को होता है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, इस वक्त उसका वोटर तकसीम नहीं हुआ, वोटर उसका मौजूद है, उसके लीडर हट गए नहीं हट गए, क्या एक पोजीशन है, क्या होता है, ये हर पार्टी के ऊपर वक्त आया। जुल्फिकार अली भुट्टो पे आया, 40 उसके जो CEC के मेंबर थे 2 बच गए थे बाकी। जब नवाज शरीफ पे वक्त आया, शरफ के जमाने में सारी PMLQ उसमें से पैदा हुई, जब वो वापस आए 2007 में, वो सारे उसमें से 100 से ज्यादा बंदे वापस आ गए। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये सिलसिला आज भी, अगर नवाज शरीफ नहीं है तो पार्टी में डिसीजन उसी का ही चलता है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, अब आगे क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या आता है, एस्टेब्लिशमेंट के पास दोबारा पार्टी वापस चली जाती है, नहीं होता, क्या होता है। लेकिन मुल्क के लिए 3-4 चीजें बड़ी जरूरी हैं। आपने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाली बात की, उसमें एक चीज बड़ी जरूरी है। मैं शौकत राजा साहब से इस बात पर इत्तेफाक करता हूं कि हमारे मुख्तदर तबकों और हलकों को ये सोचना चाहिए
कि जोर जबरदस्ती के साथ चीजें आप लेके आगे चलोगे तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा। आप देखो, हमाद अजहर के वालिद को गिरफ्तार करना या नामालूम मकाम पे लेके जाना, ये पंजाब पुलिस का कौन सा कारनामा है जिसको हम कहें कि ये बड़ा अच्छा कर दिया? नदीम अफजल चंद को 15 केजी हेरोइन में गिरफ्तार गलत था, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, गलत था। जेल में रखना ये ठीक था। मुझे बताएं उसके कौन थे सरबराह? उस वक्त भी मेजर जनरल साहब थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। कौन साहब ने हल्फ उठाया था, उनको तो जो कहा गया होगा, देखिए कैबिनेट के अंदर हुआ, देखिए गलत फैसला कैबिनेट के अंदर हुआ, याद रखिएगा। देखें अगर कोई गलत मिसाल है तो क्या हम उसको माजी में अब भी दोहराएं? मुझे बताएं, नदीम अफजल चंद को, शायद काकान अब्बासी को फर्श के ऊपर लिटा देना, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, देखिए जो गलत क्लास में रखना, क्या उस गलती के नतीजे में आज जो गलत हो रहा है, नदीम अफजल चंद के बाप को उठाया, क्या हम कहें ये दुरुस्त हो रहा है? क्या बुनियादी इंसानी हुकूक की मौतली नहीं हो रही? उसी शहरियार अफरीदी की बेटी और बीवी को धक्के मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। मरियम नवाज के वॉशरूम में कैमरे लगा देना ठीक था? सब गलत है। जो गलत हुआ, दोनों मियां बीवी का दरवाजा तोड़ के उनको गिरफ्तार कर लेना ठीक था। आपको याद होगा कि वहां के कोर कमांडर को चेंज किया गया था इसी शिकायत पे चेंज किया था। तालपुर साहिबा को खातून होने के बावजूद उसको रात के वक्त गिरफ्तार करके ले जाना ठीक। देखें, अगर कोई गलती माजी में किसी ने भी की है, उस वेवर में भी, लेकिन जो आज हो रहा है, क्या हम उसको कहें जस्टिफाइड है? मुझे सिर्फ एक बात, अदालत 5 दफा रिहाई करती है। आप क्यों समझते हैं कि इंसानी हकूक सिर्फ इनके, हर एक बाकी किसी के इंसानी? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, आज भी जो राजा साहब कह रहे थे, मैं उनकी इत्तेफाक करता हूं कि आज के जो बुनियादी इंसानी हुकूक की मोतली हो रही है, ये हमें पूरे दुनिया में हमारा चेहरा बदनाम हो रहा है, हम दागदार हो रहे हैं। ये इस नहीं है कि ये खदीजा शाह है, ये सनम जावेद है, ये शारा अफरीदी का बेटा है, ये मरियम नवाज है, ये फला है। एक शख्स 10 साल तक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वजीर कानून रहा और उसके बाद MNA रहा और आपने उसके ऊपर हीरोइन डाल दी और फिर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का चेहरा क्या जाएगा? जिसने हीरोइन डाली है आज उन्हीं के साथ दोस्ती है, जिन्होंने हीरोइन डाली है उसी के साथ बैठे हुए हैं। वो ले ना, देखें वो आज इंटीरियर मिनिस्टर है, वो एक्शन ले, जो उसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ मुकदमा कराएं, डैमेजेस सूट फाइल करें, मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करें, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए। क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात, मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में किसी एक लीडर के खिलाफ 150 मुकदमात हुए, वो खान के खिलाफ हुए? क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी जज ने कहा कि हम आपको रिहाई दे देंगे लेकिन असल रिहाई तब मिलेगी जब आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? 5-5 दफा अदालत के कमरे से, जेल के अंदर से, बाहर से गिरफ्तार कर लिया। ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था। अदालतें रिलीफ देती थी, अदालतें रिलीफ देती थी तो उसको ऑनर किया जाता था। अदालतों को कम से कम उनके ऑर्डर्स को इतनी ऑनर की जाती थी कि उसकी स्याही अभी खुश्क नहीं हुई। इधर से ऑर्डर लेकर जाता है, अदालत के बाहर से गिरफ्तार, वहां से ऑर्डर लेकर जाते हैं, जेल के बाहर से गिरफ्तार। अदालत कहने पे मजबूर हो जाए कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते। जाने दे, मैं वापस आऊं। राणा साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो इंसानी हकूक का इशू है सर, इसको कैसे सेटल करेंगे? बात सिंपल है कि शोएब साहब की सारी गुफ्तगू में मान लूं कि अगर ये कहें कि मैंने उस वक्त सबकी मजम्मत की थी, इसी तरह मैं बोलता था और सब मैं कुछ करता था, तो अपनी जात की हद तक ये कह सकते हैं जैसे इन्होंने कहा जी वो इनफरादी अमल था हमला करना, मैं मान लूंगा। नवाज शरीफ को जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पाकिस्तानी शहरी लाओ और ख्वाजा आसिफ बाहर खड़ा रहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर उसी इफ्तिखार चौधरी के पास कि जी उसको वापस भेज रहे हैं, किसी ने एंटरटेन किया था? किसी ने मजम्मत की थी? अच्छा जी, अब जो रजीम चेंज जनरल बाजवा और जनरल फैज के दौर में हुई, उससे लेके जो आपने सारे केसेस सुना दिए कि किसके साथ क्या हुआ, मैं नहीं बोल रहा क्या इस तरह का ट्रीटमेंट के 2 दिन हाई कोर्ट बैठी रहे, वेट करती रहे कि साहब आएंगे तो जमानत कराएंगे 14 मुकदमों में, क्या ऐसे केसेस हुए कि जो जहन में भी हैं किसी के तो उनमें भी जमानत, तो फिर पकड़े तो जाएंगे। फिर ये होगा कि प्रोसिक्यूशन का कह रहे हैं शोएब शाहीन साहब के राना सनाउल्लाह कर लें, वो क्या होगी प्रोसिक्यूशन? आज के दौर में कोई चीज चल रही है, आप पकड़ते हैं वो छोड़ देते हैं, मतलब वो वकील के और इंतजामिया के दलाइल सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और केस, आपको पता है कि केस FIA दर्ज करती है, उसको डिसमिस कर दिया जाता है, लफ्ज कानूनी जो भी होगा, हाई कोर्ट ने अबॉलिश कर दिया FIR ही, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं शुरू हुई थी, अभी काम शुरू हुआ था इंक्वायरी का कि खत्म, सुने बगैर। ये क्या पाकिस्तान में कभी को इसी तरह के अदालती रिलीफ मिले थे? फिर यही वजह है कि आज मिलिट्री कोर्ट आ रहा है कि आप एक मुलजिम को बुलाएं और आपको एक गुड टू सी यू, उसके बाद उनको कहना पड़ा। ये जजेस जो कह रहे हैं, जहां पे शोएब शाहीन साहब टॉप लेके आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां क्या नहीं होता आम आदमी के साथ
वहां वो जज जिसको नौकरी से निकाल दिया नवाज शरीफ को सजा देने वाले को, और वो फौत हो गए। मसला ये है कि इसके बावजूद इंसानी हकूक हैं, सारी जराइम होने के बावजूद भी अगर इंसान है तो उसका कोई हक है और उस एक्शन होनी चाहिए। शौकत प्राइस साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो इशू है बेसिकली सेटल कैसे होगा सर? ये अगर गिरफ्तार हो जाते हैं चेयरमैन साहब तो क्या दोबारा क्यास होगा, कंफ्यूजन होगा, या आप चीजें सेटल होगी मामला? नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अगर अब होता है ना तो फिर खुदा ना खास्ता फिर बहुत कुछ होगा, क्योंकि जो कुछ हो चुका, मैंने तो पहले ही आपसे कहा, मैं तो एज अ पाकिस्तानी शहरी सोच भी नहीं सकता था कि एक पंजाबी का लफ्ज़ है, हम सब उसको समझते हैं कि चाका लाना, जो एक साल में चाका लाया गया ना, बयानात देकर, तकरीरें करके, और जो जिनकी अभी मौका दिया जाता रहा, आमिर इलियास राना साहब जिनकी बातें कर रहे थे कि वो बढ़ा चढ़ा के उस नैरेटिव को, उस नजरिए को और आगे फेंकते थे, पता नहीं वो अब कैसे अलविदा अलविदा के आज नारे लगा रहे हैं। मैं तो इस बात से परेशान हो रहा हूँ। कामरान खान साहब की बात, मैं तो बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। खान साहब आजाद शहरी हैं, आजाद सहाफी नहीं, और भी बहुत सारे हैं, कुछ भी वक्त खत्म हो गया, बहुत सारे हैं, और भी मतलब है, पानी भी मेरे सामने पड़ा है, बहुत सारे लोग हैं। पर आप चारों मेहमानों का शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद ख्वासत। इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई और 10 मई के वाकयात नहीं होने चाहिए थे, और जो शख्स इसके जिम्मेदार हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जिसका शोएब शाहीन साहब ने जिक्र किया, शौकत प्राचा साहब ने जिक्र किया, ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया, राणा साहब ने भी जिक्र किया, वो है इंसानी हकूक, कि आप मुजरम को सजा ज़रूर दें लेकिन किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और जो इंसानी हकूक है उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और अगर बेगुनाह लोगों को सजा दी गई तो फिर मेरा ख्याल यह है कि फिर पाकिस्तान को पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।